सेकंड पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है। तो अभी हम लोग लॉन्गिट्यूड्स के विषय में समझेंगे। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की जो दो टर्म है, तो उसी टर्म में लॉन्गिट्यूड्स उसी के साथ ही साथ आता है, इसीलिए इसको भी हम लोग उसी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, क्या है, क्यों है और इसका प्रभाव क्या होता है। जैसे हमने यहाँ स्केच कर दिया इसको, एक अर्थ का मॉडल है और इस अर्थ के इस स्केच में ऐसी जो आप ग्लोब पर रेखाएं देखते होंगे, ये रेखाएं आप ऐसे देखते होंगे, इनमें अगर आपके पास एटलस होगा, कोई मानचित्र होगा, तो उस मैप में आप इस तरह की रेखाओं को देखते होंगे। तो ये सारी रेखाएं इसी देशांतर या लॉन्गिट्यूड से संबंधित है। देशांतर हम बोलते हैं इनको हिंदी में, और इंग्लिश में इसी का नाम है लॉन्गिट्यूड्स। लेकिन ये जो हम लॉन्गिट्यूड्स बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूड्स ये है नहीं, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं। यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के इन्हीं सारे कंसेप्चुअल डिफरेंस को हम लोग को यहाँ अभी समझना, ओके, ये है क्या और क्यों ये डिग्री में, हर जगह डिग्री में रहती है, डिग्री में क्यों लिखा गया रहता है, ये सब सारे पक्ष आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। अब इस लॉन्गिट्यूड से संबंधित बहुत सारे टर्म होंगे, जैसे हम यहाँ टर्म लिख दे रहे हैं आपको। एक तो टर्म यही हो गया लॉन्गिट्यूड, यानी जिसको हिंदी में देशांतर बोलते हैं। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल लाइन, यानी देशांतर रेखा। और तीसरा एक टर्म होता है मेरिडियन, मेरिडियन। तो हम लोग आज यही सीखने वाले हैं, और इसी तरह से एक शब्द और होगा, और वो शब्द होगा गोर, GORE। ये क्या होता है, और ये हो गया मेरिडियन। तो यही सब हम लोग पहले इनके बीच को समझेंगे। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग एंगल की बात करते हैं, कोण की बात करते हैं, तो कोण हम किसी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जब झुकी हुई होती है तो उसी को हम कोण बोलते हैं। और जितना ये वैल्यू होता है, यानी इसकी एंगुलर वैल्यू जितनी होती है, कोणीय मूल्य जितना होता है, तो उसी को उतने मूल्य का हम कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री का ये एंगल बन गया, तो ये 20 डिग्री की कोण हो गई। ओके, तो यहां हम जब ये बात कर रहे होते हैं एंगल की, तो एंगल कोई भी किसी भी स्थिति में हो सकता है। यहां जब पृथ्वी के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं, तो ऐसे ही हमारे एंगुलर वैल्यूज लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के रूप में होते हैं। यानी एक्चुअल में जो एंगल है वही एंगल ही है जब हम पृथ्वी के संदर्भ में बात करते हैं। और उसी एंगल में हम एक चर्चा आपसे किए हुए हैं कि जिसको हम अक्षांश कहेंगे, लैटिट्यूड्स कहेंगे, और उसी का एक दूसरा भाग है ये लॉन्गिट्यूड। तो ये भी एंगुलर वैल्यूज को ही बताता है, नाम केवल अंतर है। ये कोण इसको बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, और यहां पर इसको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। अब यहां समझिए कि कब हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, तो उसमें तो हम लोगों ने पूरे चैप्टर को देखा, इसके पहले वाले सारे लेक्चर्स को आप वहां देख सकते हैं। लेकिन कब हम लॉन्गिट्यूड्स को बोलेंगे और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच डिफरेंस क्या होगा, तो अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि जिसको हम लॉन्गिट्यूड्स कह रहे हैं या लैटिट्यूड्स हम कह रहे थे, वो एक क्या है, एक एंगुलर वैल्यूज, एक कोणीय मूल्य है। कहां के लिए ये शब्द सही है,
कहां के लिए शब्द प्रयुक्त होता है? तो पृथ्वी के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। अब पृथ्वी के संदर्भ में कहां पर ये एंगल बनते हैं, तो इसके लिए फिर से हम लोग चलेंगे कहां पे, तो जैसे हम लोग लैटिट्यूड्स में चले थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पृथ्वी के संदर्भ में अर्थ के उस सेंटर पर चलेंगे, उस केंद्र पर चलेंगे जहां पृथ्वी के इस पूरे केंद्र पर पृथ्वी को दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है और ये उसका एक सेंटर मिला है, सरफेस मिला है। यानी पृथ्वी के इस पूरे ग्लोब को जब दो भागों में इक्वली डिवीजन किया जाएगा, दो पोल यहां बन गए और इस पोल के एक्सिस, पोल के सहारे बने हुए अक्ष के बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर यानी इसके 90 डिग्री में जो आपकी विषुवतीय वृत्त मिल रहा है, जिसको ग्रेट सर्किल हम लोगों ने कहा था, इसके सहारे जब हम पूरे पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर देंगे, तो दो भागों में डिवाइड करने से जो यहां बनेगा, जो निर्मित होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे यहां पर? उसको हम बोलेंगे यहां पे ये इक्वेटोरियल प्लेन सरफेस। ओके, ओके, इक्वेटोरियल प्लेन सरफेस। तो ये विषुवतीय ये तल हमें मिला, जिसको आप यहां मॉडल में देख रहे हैं, ये विषुवतीय तल मिला। ओके, अब विषुवतीय तल के सहारे हम लोगों ने एक एक्सरसाइज किया था और इस एक्सरसाइज में, विषुवतीय तल के सहारे इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने समझा था कि अक्षांश क्या होती है। बिल्कुल उसी को यहां पर हम लोग को रिमाइंड करते हुए आगे चलना है कि इस विषुवतीय तल पर देशांतर क्या होता है। तो देशांतर, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि देशांतर भी एंगल है, एंगुलर वैल्यू है। तो इस प्रकार से इसको इस विषुवतीय तल पर हम कब देशांतर कह देंगे, अक्षांश से कैसे ये अलग हो जाएगा, तो इसको यहां समझिए। देशांतर कब अलग हो जाएगा? याद कीजिए कि जब हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे लैटिट्यूड्स के रूप में, तो अगर ये तल हो गया तो उस पर हम वर्टिकल मेजरमेंट कर रहे थे, ऊर्ध्वाधर रूप में ये हम मापन कर रहे थे कोण का। ये जहां मैं इसको पकड़ा हुआ हूं, ये कहां था? ये सेंटर पर था और ये आपकी एंगल बन रही थी। ओके, तो ये जब वर्टिकल एंगल बनती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलते जाइए। अक्षांश। ये लैटिट्यूड्स बन रहे थे, ये अक्षांश है, तो ये एंगल ना, इस प्रकार ये एंगल बने थे और इसको हम लोगों ने लैटिट्यूड्स कहा था। और लैटिट्यूड्स थे, एंगल थे, तो एंगल होने के नाते इसको हम लोगों ने डिग्री, मिनट या सेकंड में इसको डिवीजन किया था। यानी डिग्री से, मिनट से या सेकंड के रूप में हम लोग उसको दिखा रहे थे, दर्शा रहे थे। सारे प्रोसेस वही है, प्लेस भी वही है, सरफेस भी वही है, सेंटर भी वही है। बस करना क्या है, इसके दिशा को बदल देना है। ये दिशा बदल गई। अब दिशा बदल गई तो दिशा जब ऊर्ध्वाधर थी, वर्टिकल थी, यहां पर ये वर्टिकल था। अब वर्टिकल एक्सरसाइज आपको नहीं करना, बल्कि आप हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइज आपको अब करने हैं। ये क्षैतिज दिशा हो गई। और जब हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइज करेंगे तो इस प्लेन सरफेस पर आपको करना क्या है? जैसे ये आपका बन गया, इसी प्लेन सरफेस पे ये जितने आपके इसके ऊपर, यानी ऊपर की तरफ नहीं, इस सरफेस पर क्षैतिज रूप से एंगुलर डिस्टेंस होगा, कोणीय दूरी होगी, कोणीय वैल्यू होगी, उसी एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय वैल्यू को आप यहां पर क्या बोलेंगे? तो लॉन्गिट्यूड्स बोलेंगे, यानी देशांतर बोलेंगे। मीन्स आपको करना क्या होगा, कहीं से भी आप स्टार्ट कीजिए, जहां से भी आपने स्टार्ट किया। जैसे मान लीजिए हमने यहां से इसको एक मान लिया, सेंटर और सरफेस को मिलाने वाली एक बेस लाइन यानी आधार रेखा हमने ले लिया। पूरा जैसे नींबू को हमने काटा था, तो उसी तरह से नींबू के कटे हुए नींबू की तरह यह हमारा एक पूरा प्लेन सरफेस मिल गया। और इस प्लेन सरफेस पर इसका ये केंद्र हो गया, सरफेस हो गया, सेंटर हो गया। और इस सेंटर से सरफेस को मिलाने वाली एक पूरी रेखा ले लीजिए और इस रेखा पर क्षैतिज रूप में आप जब कोई इसी रेखा के ऊपर ओवरलैप करके इसी पर आप अगर एक दूसरी रेखा रखते हैं,
तो ये एंगल कितने की बनेगी? तो 0 डिग्री की बनेगी, क्योंकि कोई इस पे कोण आपका नहीं बना हुआ है, ऐसे कोई एंगल नहीं बना, तो ये 0 डिग्री हो गया। और यहां से जैसे जैसे आप यहां से अब ये बढ़ाते चलेंगे, ऐसे मेजर करते चलेंगे, तो आपकी वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, और यहां तक पहुंचते पहुंचते ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। ओके, आप लोग भी समझ रहे हैं ना? ये 90 डिग्री हो जाएगी, और इस तरह से ये वैल्यू 90 हो गई, लेकिन आपको और आगे बढ़ना है। इस तरह से जब आप पहुंच जाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा? 90 से सीधे फिर से 90 बनेगा अगेन। लेकिन अगर ये कंटिन्यू ऐसे जारी है, ये कंटिन्यू ऐसे बन रहा है, तो 90 के बाद से ये यहाँ कितना आ जाएगा? नहीं, 180 आ जाएगा। यहाँ 180 हो जाएगा ना, ये 0 हो गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 180 आ गया। तो ये बन गया यहाँ पर 180 आ गया, 180। और ये भी क्योंकि एंगुलर डिस्टेंस है, इसलिए कोणीय दूरी को आप यहाँ पर हमेशा ही डिग्री में लिखेंगे, तो ये डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ 0, 0 से 90, 90 से 180, 180। ओके, ये एक्सरसाइज आपने किया, और ये सारा मेजरमेंट कैसे होगा? हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट हो रहा है, ये वर्टिकल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। कैसे हो रहा है? इस तरह से हो रहा है, ठीक ना? तो ये आपका वर्टिकल हुआ तब तो लैटिट्यूड हो जाएगा, लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइज हो रही है तो ये आपका देशांतर हो गया। यानी देशांतर क्या है, तो आप इसके आधार पर अब उसको बोल सकते हैं ना। तो चलिए अभी आप देखते हैं, इस डायरेक्शन में आपने एक मेजरमेंट किया, तो क्या इसके अपोजिट दूसरे डायरेक्शन में भी ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। तो दूसरे डायरेक्शन में इस 0 से जब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, फिर से आपको इधर की तरफ भी क्या मिलेगा? एक 90 इधर भी मिलेगा, बिल्कुल सही। यहां भी एक 90 मिलेगा, और ये भी डिग्री होगा, ये भी डिग्री है। ओके, तो 90 डिग्री इधर भी मिला, और इस तरह से जैसे यहां से ये 90 मिला, तो इसी तरह से ये भी क्या मिलेगा? हाँ, 180 ये भी मिला। यानी 180 यहां से भी कॉमन हो गया, इधर से भी 180 कॉमन हो गया, और दोनों का यहाँ जो आरंभिक जहां से शुरुआत किया गया था, जिस आधार रेखा से शुरुआत किया गया था, वो क्या था? 0 डिग्री इसको आपने कहा, यानी वो बेस लाइन था। अब इसके आधार पर ये जितने बनेंगे, तो बहुत सारे बन सकते हैं ना, अनगिनत बन सकते हैं कि नहीं? तो आपका पहले तो हमें ये कहना है कि लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर हिंदी में बोलते हैं, तो देशांतर क्या है, तो इसको कैसे कहेंगे देशांतर को? तो यहां पर आप उसको नोट कर लीजिए अब कि देशांतर क्या है, देशांतर को कैसे परिभाषित किया जाएगा। तो पृथ्वी के विश्वतीय विश्वतीय तल के सहारे उसके केंद्र पर, पृथ्वी के विश्वतीय तल के सहारे उसके केंद्र पर क्षैतिज रूप में, यानी किसी आधार रेखा के सहारे क्षैतिज रूप में मापी गई कोणीय दूरी को, मापी गई कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। यानी लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर वैल्यू which is measured on the equatorial plane surface of the earth on the basis of the baseline which connects center to surface, oh sorry, periphery। ओके, तो ये आपका बन गया लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। फिर से मैं बोल देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। देशांतर क्या है, तो पृथ्वी के विश्वतीय तल के सापेक्ष उसके केंद्र और उसके परिधि के मध्य निर्मित आधार रेखा के सहारे क्षैतिज रूप में मापी गई कोणीय दूरी है। यानी longitude is the angular value which is measured on the equatorial plane surface
ऑन द बेसिस ऑफ बेस लाइन विच कनेक्ट सेंटर टू पेरीफेरी। ओके, ये बन गया आपका longitude. So longitude is the angular value which is measured on the basis of the baseline which connects center to surface center to surface or periphery of the earth। और ये किस प्रकार की है? तो होरिजेंटल मेजरमेंट ऑफ होरिजेंटल एंगुलर वैल्यू, क्षैतिज जो कोणीय दूरी है उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ये हो गई देशांतर। तो देशांतर क्षैतिज रूप में मापी गई कोणीय दूरी हो गई, जो पृथ्वी के केंद्र और उसके सतह के सहारे निर्मित किसी आधार रेखा के सहारे क्षैतिज रूप में मापी जा रही है। हॉरिजॉन्टल, हमेशा ध्यान में रखिएगा, हॉरिजॉन्टल। और यही काम होगा अगर वर्टिकल हो गया तो क्या बन जाएगा? अक्षांश। तो लैटिट्यूड की भांति की तरह लॉन्गिट्यूड देशांतर एक वैल्यू बन गया, यानी एक एंगुलर वैल्यू बन गया, एंगुलर डिस्टेंस बन गया। इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? इसीलिए ये पूरा देशांतर एक्चुअल में कोण जैसा हो गया, और इसी के कारण इसको हम डिग्री में यहां डिनोट करते हैं, डिग्री से इसको संकेतित करते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई देशांतर। अब बात आती है कि देशांतर रेखा ये क्या है, यानी सारे देशांतर जितने ये बन रहे हैं इसमें कितने देशांतर बनेंगे। तो अगर हम उन्हीं की बात कर लें तो ये ध्यान से समझिए। अभी आपने देखा ना कि ये जैसे ये 90 बनाया आपने, अब 90 बनाया तो इक्वेटोरियल प्लेन सरफेस पे 90 बनाया, बात सही है। इक्वेटोरियल प्लेन सरफेस पे 90 बनाया, तो क्या इक्वेटोरियल प्लेन सरफेस पे ही जैसा आप 0 डिग्री को छोड़ दीजिए, 1 डिग्री नॉर्थ या 1 डिग्री साउथ, जैसे नींबू को आपको क्या करना है कि ऐसे स्लाइस करने हैं, ऐसे स्लाइस करने हैं कि नींबू को पैरेलल आप बहुत सारे उसके पीसेज बना लीजिए, जैसे ब्रेड के स्लाइस होते हैं, है ना, ब्रेड जैसे कटा होता है वैसे नींबू को आप पैरेलल काटिए, तो होगा क्या? इक्वेटर के बाद बहुत सारे पीसेज ऐसे बनेंगे, गोल गोल रिंग्स बनेंगे, और सारे रिंग्स कैसे होते जाएंगे? छोटे छोटे होते जाएंगे। होगा कि नहीं? नींबू को अगर इस तरह से काटा जाता है, यानी अर्थ को अगर हम ऐसा करना चाहें तो अर्थ में भी ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो ये जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर के सहारे कोई भी इंटरवल आप ले सकते हैं, कहीं भी। जितने हमारे अक्षांशीय वृत्त हैं, उन अक्षांशीय वृत्तों के सापेक्ष अगर हम सबको कट करते जाएं तो हमें धीरे 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 छोटे छोटे पीसेज मिलेंगे ना, तो ऐसे बहुत सारे सर्कुलर पीसेज मिलेंगे, लेकिन सबका सेंटर कॉमन होगा, सबका केंद्र कॉमन होगा, और सभी 360 में डिवीजन किया जा सकता है सबका। ओके, तो इस तरह से हमारे अगर प्रत्येक अक्षांश के सहारे हम इसको बनाना चाहें, नीचे भी बनाना चाहें, ऊपर भी बनाना चाहें, तो कितने हमारे इसे लॉन्गिट्यूड्स बन सकते हैं सेम डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट बन सकते हैं, अनगिनत बन सकते हैं। बनेंगे कि नहीं? है ना, अनगिनत बनेंगे। यानी ये जो 90 बना है, अगर इससे छोटा पीस, जैसे यहां आइए समझ लीजिए इसको, ये एक बड़ा पीस था, इस पर ये 90 बना, तो ऐसे ही कोई छोटा पीस हो तो क्या उसका भी 90 ऐसे नहीं बन सकता? बन जाएगा। ऐसे ही छोटे पीस और हो, इनका भी 90 बनेगा, और छोटे पीस हो तो इनका भी 90 बनेगा, सबका 90 इसी डायरेक्शन में बनेगा ना। तो उसी तरह से सबका 0 बन सकता है, वैसी तरह से सबका 180 बन सकता है, कुछ भी बन सकता है ना। बात समझ में आ रही है ना सबको? आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये जितने अभी एक्सरसाइज किए गए, यहां आपने देखा क्या? देखा कि दो ऐसे वैल्यूज मिल रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जैसे 0 से इधर की तरफ जो वैल्यू मिलेगा, मान लीजिए ये 10 डिग्री हो गया, तो 10 डिग्री इधर भी तो हो सकता है, होगा ना। उसी तरह से अगर ऐसे मिला, ये कोई 20 डिग्री हो गया, इस तरह से बहुत सारे ऐसे मिल सकते हैं इधर की तरफ, ये 90 हो गया। सेम ऐसे ही रिपीटेशन ऑफ वैल्यू होगा, जो मूल्य होंगे वो रिपीट करेंगे इसी तरह से। और ऐसे बढ़ते बढ़ते 0, 10, 20, 30 ऐसे, अगर 10 डिग्री के इंटरवल पर चल रहे हैं तो
तो क्या हम 1 डिग्री के इंटरवल पर नहीं चल सकते? चल सकते हैं। तो 1 1 डिग्री के इंटरवल पर चलेंगे तो हमें 1 मिलेगा इधर तो 1 इधर भी मिलेगा, 2 मिलेगा इधर तो 2 इधर भी मिलेगा, होगा ना? तो इस तरह से सारी स्थितियां इस तरह से डबल होगी, पेयर में बनेगी, रिपीट होंगी। जब रिपीट होगी तो 90 के बाद से भी कंटिन्यू रहना। तो यहां कितना मिलेगा? अगर 90 है और 10 डिग्री के इंटरवल पर है तो ये कितना हो सकता है? 100 डिग्री हो सकता है, ये सब डिग्री में होगा। 100 हो सकता है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, इस तरह से बढ़ते जाएगा और तब आके क्या हो सकता है? 180 हो सकता है। सेम एक्सरसाइज अगर हम इधर की तरफ रिपीट करेंगे तो ये क्या होगा? ऐसे ही यहां भी बनेगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे मेरिडियंस बनेंगे और यहां फिर से आके ये वैल्यू क्या होगी? 0 10 20 ऐसे करके और ऑलरेडी कॉमन हो गया। अब आप देखिए, जरा ध्यान से देखिए कि कितने वैल्यू आपके जितने इधर बने उतने ही वैल्यू इधर भी बनेंगे, है ना? जो इस इक्वेटर के सेंटर पर किया गया था एक्सरसाइज, तो उतने इधर बने कि नहीं? बने ना? अब ये सारे जितने भी बन रहे हैं ये सब सारे यहां जहां टच करेंगे, अंदर से अगर बनते हुए आ रहे हैं तो ये कहां टच करेंगे? ये यहीं पर टच करेंगे सर। तो 10 डिग्री के इंटरवल पर यहां एक दूरी आएगी, वैसे ही 1 डिग्री के इंटरवल पर भी थोड़ी सी छोटी दूरी आएगी, आएगी ना? सब हम यहां पर एक पॉइंट के रूप में हमें ये मिलेंगे, एक पॉइंट के रूप में मिलेंगे। और यदि हमसे पूछा जाए कि इसी पर कितने ऐसे पॉइंट्स बन सकते हैं, कितने ऐसे एंगल बन सकते हैं, कितने ऐसे लॉन्गिट्यूड्स बन सकते हैं, तो अभी हमने बताया कि इनकी संख्या हम लोग कितनी बताएंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि आपके इंटरवल पर डिपेंड करता है। अगर हम 10 के जगह पे 20 बनाए होते तो दूर दूर बनता ना, ये कम हो जाती संख्या, है ना? लेकिन ये सब कोई भी जो पॉइंट यहां आके टच कर रही है सरफेस को, सतह को, आज के सरफेस को, वो पॉइंट है, लाइन नहीं है। हमें जानना है लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्या होता है, तो लाइन नहीं है ये, इसका मतलब ये सब पॉइंट्स हैं। ओके। और जो एक्सरसाइज हम 0 डिग्री के विषुवतीय तल के सहारे कर रहे हैं, ये हम 10 डिग्री नॉर्थ या 10 डिग्री साउथ के सहारे भी कर सकते थे, किसी अक्षांश वृत्त के समानांतर, किसी दूसरे अक्षांश के समानांतर भी कर सकते थे। तो ये कहीं भी हम कर सकते थे, जो मैंने आपको अभी बताया। लेकिन सबके साथ ये ऐसे वैल्यू हमें जो मिलेंगे, अलग अलग अक्षांशों की वैल्यू, वैल्यू नहीं चेंज होगी, डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, बल्कि उनका प्लेस चेंज होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इक्वेटर पर हमने एक्सरसाइज किए तो यहां मिला 90। अगर हम 1 डिग्री के इंटरवल पर करेंगे तो थोड़ा सा उत्तर मिलेगा 90, मिलेगा कि नहीं? 1 डिग्री के अक्षांशीय तल के सहारे, 1 डिग्री के नॉर्थ अक्षांशीय तल के सहारे, जो 0 डिग्री के अक्षांशीय तल के सहारे एक्सरसाइज किया है, 1 डिग्री के अक्षांशीय तल के सहारे करेंगे तो हमें वैल्यू थोड़ी सी ऊपर मिलेगी। 20 डिग्री के सहारे करेंगे तो वैल्यू थोड़ी सी और ऊपर ज्यादा मिलेगी। ऐसे ही करते करते हमारे पास तो यहां से 0 से लेकर 90 तक यहां पर ऐसे लैटिट्यूडनल सर्किल बने हैं ना? तो हम ऐसे जितने हमारे लैटिट्यूडनल सर्किल है, प्रत्येक के सहारे ऐसे स्लाइड कर करके, और सबके सेंटर, सेंटर कॉमन है क्योंकि उसी सेंटर से ये एक्सिस गुजर रही है, पास कर रही है, तो सबका सेंटर कॉमन है। उस सेंटर से जब हम मेजर करेंगे तो सेम वैल्यू ये मिलेगी, वैल्यू सेम होगी, डायरेक्शन उसका यही होगा, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई प्रत्येक तल पर हमें वो वैल्यू रिपीटेड मिलेगी। समझ है ना बात को? यहां तो दिक्कत नहीं ना? हेलो, वहां कोई प्रॉब्लम? ओके। तो यहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो मैं समझ रहा हूं कि यहां से जो भी वैल्यू ऐसे इंक्रीज करती जा रही है, कौन सी वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है? यानी लैटिट्यूड की वैल्यू, अक्षांशों की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, और प्रत्येक अक्षांश वृत्त, सर्किल होता है, वृत्त होता है, तो इसीलिए प्रत्येक वृत्त के सहारे जो भी 360 डिग्री का एक गोला मिलेगा, उस पर 360 में एक 90 आप बना सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्योंकि क्षैतिज रूप से मेजर करना किया जा सकता है।
तो ये वैल्यू रिपीटेड होगी, नॉर्थ में भी रिपीटेड हो सकती है, रिपीट हो सकती है, और साउथ में भी रिपीट हो सकता है ना, नॉर्थ साउथ दोनों तरफ रिपीट हो सकता है। अब यहां बात दूसरी है, बात यह है कि आपको मिल क्या रहा है, इधर भी ये वैल्यू मिल रही है और इधर भी वैल्यू मिल रही है। तो एक साइड यानी 0 से 180 के बीच में एक साइड जो भी वैल्यू मिली, अगर हम उसको एक रेखा के सहारे हम 0 और 180 दोनों को एक मिला दें, ध्यान से समझिएगा, तो सेंटर से 0 को मिलाने वाली एक त्रिज्या बनी, रेडियस, सेंटर से 180 को मिलाने वाली एक त्रिज्या बनी, रेडियस बना, और सेंटर और 0 से 180 को मिलाने वाला एक डायमीटर या व्यास बना, एक रेखा जो एक सरफेस से दूसरे सरफेस को टच करी है और सेंटर से होके जा रही है, उसी को क्या बोलते हैं, डायमीटर। यानी वो क्या हो गया, तेज बोलिए, डायमीटर को क्या बोलेंगे हिंदी में, रेडियस, व्यास। तो ये व्यास बन गया, ओके, व्यास समझ रहे हैं ना, व्यास को कनेक्ट कर रहा है 0 डिग्री से 180। तो जहां कनेक्ट कर रहा है यहां से और इधर की तरफ 180 आपने देखा, तो 0 दोबारा आपको नहीं मिला, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, सारे वैल्यूज मिलेंगे। 1 से लेकर और 180 के बीच के सारे वैल्यू इधर भी मिलेंगे और इधर भी मिलेंगे। तो जो आपके सामने इधर जो राइट, ये जो हैंड की तरफ है, दाहिने हाथ की तरफ से है, तो इस सारे पक्ष को यहां से ये संपूर्ण पक्ष इधर और यहां से ये संपूर्ण पक्ष इधर, ये इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये हो जाता है पूरा कंप्लीट ईस्ट, पूरा हो जाता है, ओके, ये हो गया ईस्ट, यानी ये पूरा हो गया, ओके, ये पूरा हो गया। तो जो ईस्ट बना है, पूरा बना है, तो वैसे ही आपका पश्चिम भी बन सकता है ना, पश्चिम बन सकता है, वेस्ट बन सकता है। यहां से ये पूरी इधर की तरफ और यहां से फिर ये पूरा भाग, ये आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया, पश्चिम हो गया। समझ गए बात को, ईस्ट और वेस्ट। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर हम यहां 0 से 180 के बीच के बाद वाले इधर वाले के सारे वैल्यूज को अगर हम कुछ ऐसा लिख दें, जैसे 10 डिग्री हमने लिखा, तो 10 डिग्री ईस्ट कर दें, तो समझ में आ जाएगा कि इधर की वैल्यू की बात हो रही है। 10 डिग्री वेस्ट कर दें, तो ये समझ में आ जाएगा कि इस वैल्यू की बात हो रही है। तो 10 डिग्री पूर्वी और 10 डिग्री पश्चिमी हमने लिखा, तो हमें समझने में सुविधा हो गई। इसी सुविधा के लिए यहां इस व्यास के सहारे, जो त्रिज्या, दो त्रिज्या मिलकर व्यास बनी है, और जो 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर को जोड़ रही है, उसके सहारे जो क्षेत्रफल इधर आ गया, सरफेस एरिया इधर आ जाएगा उसको, और जो सरफेस इधर आ गया उसको हम इस ग्लोब के सहारे, आप देख भी रहे होंगे कि उसको अगर मान लीजिए इस ग्लोब में आप देखेंगे तो ग्लोब में ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री, और जो जिधर इसका हैंडल ये है ये 180 पर है, तो ये 0 हो गया और ये 180 हो गया, 180 हो गया। तो इसके सहारे का ये जो संपूर्ण भाग एक तरफ हो गया, जो इधर वाला है इसको कर दिया पूरब, और इधर वाला हो गया, ये हो गया पश्चिम। तो पूरब वाला पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम वाला पश्चिमी गोलार्ध, यानी फिर से आप पूरे हेमिस्फीयर को, पूरे अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवीजन कर सकते हैं, विभाजन इसका कर सकते हैं। अभी इसके पहले क्या किया था अक्षांश में, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीरिक डिवीजन या गोलार्धीय विभाजन किया था। अब क्या कर रहे हैं, अब ईस्ट और वेस्ट के रूप में, पश्चिम और पूर्व के रूप में आप इसका गोलार्धीय विभाजन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए अब पृथ्वी के कितने गोलार्ध हो सकते हैं, तो उत्तर दक्षिण बना ही था, लेकिन उत्तर में भी पूरब और पश्चिम हो गया देशांतरों के सहारे, और पश्चिम दक्षिण में भी पूरब और पश्चिम हो गया। तो आपके उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इन दिशाओं के आधार पर आपने इसके पूरे डिवीजन कर लिए।
एक हो गया नॉर्थ, एक हो गया साउथ, एक हो गया ईस्ट, एक हो गया वेस्ट, ऐसे डिवीजन कर लिया। अब ये जितने डिवीजन बने हैं यहां, तो देशांतर अभी समझ में आपको आ गया, देशांतर आपको समझ में आ गया। तो देशांतर समझ में आ गया, तो जितने 90 मिलेंगे सारे लैटिट्यूड्स के सहारे, उत्तर भी और दक्षिण भी, जितने 90 मिलेंगे वो इनफाइनाइट मिलने वाले हैं, क्योंकि एक डिग्री के इंटरवल पर बनाएंगे तब ना थोड़ा सा डिस्टेंस होगा। आप उसको मिनट पर बनाइए, आप उसको सेकंड पे बनाइए, आप सेकंड में भी हाफ, हाफ का भी हाफ, हाफ का भी हाफ, पॉइंट में बनाइए, तो बहुत सारे ऐसे आपके पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन सबकी वैल्यू क्या होगी? नहीं, वैल्यू क्या होगी? अगर एक दिशा में बना रहे हैं तो सबकी वैल्यू क्या होगी? एक होगी। 90 होगी तो 90 होगी, 1 होगा तो 1 होगा। और इस तरफ से जितने वैल्यू होंगे, सिमिलर वैल्यू वाले जितने लॉन्गिट्यूड्स होंगे, उन सारे सिमिलर वैल्यू वाले सारे लॉन्गिट्यूड्स को जब आप मिलाएंगे तो वो मिलाने वाली रेखा आपकी ये ऐसे ही रेखा बनेगी, जो सीधे एक पोल से जाकर दूसरे पोल को कनेक्ट करती हुई मिलेगी। बात समझ में आ रही ना? आप लोग को ये बात समझ में आ रही है कि देशांतर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये देशांतर क्या है? तो देशांतर केवल एंगुलर वैल्यूज हैं, हॉरिजॉन्टल एंगुलर वैल्यूज हैं। और एक अगर केवल इक्वेटोरियल प्लेन सरफेस पर आप बनाएंगे तो इक्वेटोरियल प्लेन सरफेस पर तो आपका एक ही पॉइंट बना, एक ही पॉइंट बना। और इस पॉइंट में आपने 0 से लेकर 180 तक एक्सरसाइज किया, तो एक दिशा में 0 से 180 तक बन गया, दूसरे डायरेक्शन में भी 0 to 180 हो गया। लेकिन इक्वेटर से आप हटेंगे क्योंकि आपके अक्षांश बहुत है, अक्षांश वृत्त, तो 0 से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, 0 से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर सेम इसी डायरेक्शन में 90 आपको मिलेगा। और जितने 90 मिलेंगे सारे 90, अगर आप तो सारे वो पॉइंट्स मिलेंगे, तो सारे पॉइंट्स एक सीक्वेंस में जब एस्टेब्लिश होंगे, तो सारे पॉइंट्स जब एक सीक्वेंस में होते हैं, जब उनका अलाइनमेंट होता है, एक दिशा में व्यवस्थित होते हैं, तो एक दिशा में व्यवस्थित हो जाने से क्या बन जाता है, क्या हो जाता है? वो लाइन बन जाता है। यानी पॉइंट से लाइन, मैंने पहले भी बताया था और ये आपको बताया था, पॉइंट लाइन एरिया वॉल्यूम। तो पॉइंट लाइन एरिया मैंने ऐसे बताया था आपको कि 3 तरह के बेसिक एरिया और फंडामेंटल। तो पॉइंट लाइन एरिया, और याद कीजिए मैंने ऐसे ही आपको उस दिन बनाया भी था और इस पर समझा था, इसलिए आप आज इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो पॉइंट लाइन एरिया वॉल्यूम ये सब बनते किससे? पॉइंट से बनते हैं, क्योंकि पॉइंट से लाइन बनता है, लाइन से एरिया बनता है, और उससे क्या हो सकता है? एक वॉल्यूम बनेगा। तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि लाइन बनाना है, मेरिडियन बनाना है, देशांतर रेखा बनानी है, तो लॉन्गिट्यूड से लाइन बनेगी। अब लॉन्गिट्यूड से लाइन बनेगी तो हमने आपको बताया क्या कि जब सामान्य मूल्य के देशांतर, एक सामान्य मूल्य के देशांतरों को जब एक रेखा के सहारे मिलाते हैं, या सभी समान मूल्य के देशांतर जब एक सीधी व्यवस्था में होते हैं, तो एक लाइन का निर्माण करते हैं, और उसी लाइन को क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा। तो आप यहां जैसे देशांतर को आपने नोट किया, वैसे ही अब देशांतर रेखा को भी नोट कर लीजिए। नहीं, जैसे आपने ये अभी एक मैंने बता रहा नींबू जैसे होता है, तो नींबू को बीच से काट लिया और एक उस पर हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट कर लिया, तो एक जो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट मिल गया, कोई भी यहां कोणीय मूल्य मिल गई, तो ये कोणीय मूल्य क्या हो गई? एक ही बनी ना, एक ही बन गई। एक पॉइंट से तो लाइन बनेगा नहीं। अब लाइन बनाना है तो जहां ये बनी है इसी से अगली ऊंचाई पर जाइए, और ऊंचाई पर जाइए, बनाते जाइए, सब अक्ष के सहारे ऊपर बढ़िए। तो ऊपर बढ़ने पर प्रत्येक अक्षांशीय तल, अभी तो विषुवतीय तल पर आपने बनाया है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूडनल सरफेस पर आपने बनाया है। यही 1 डिग्री लैटिट्यूडनल सरफेस पर आप बना सकते हैं, 2 डिग्री पर बना सकते हैं, और 1 2 क्यों, आप चाहे तो मिनट में बनाइए, सेकंड में बनाइए। तो आपको जो 90 बना है वैसे ही 90 ऊपर भी मिलेगा ना, और नीचे से ऊपर तक बहुत सारे 90 मिलेंगे पोल तक।
भले आपकी सर्किल छोटी होती जाएगी। ग्रेट सर्किल था, बहुत बड़ा था, लेकिन ग्रेट सर्किल से विश्वतीय जो वृत्त था, उस विश्वतीय वृत्त से जो 1 डिग्री का वृत्त होगा छोटा होगा, 2 डिग्री का और छोटा होगा, 3 डिग्री का और छोटा होगा, ऐसे करते करते जाएंगे तो सब छोटा होते जाएगा, लेकिन सब सर्किल्स होंगे। और सर्किल छोटा हो या बड़ा हो, किसी एक दिशा में उसमें ये सारे एक्सरसाइज आपके 360 ही होंगे। तो इस तरह से जब आप नीचे से ऊपर बनाएंगे तो जो 90 जिस दिशा में बनाते जा रहे हैं उसी दिशा में बढ़िए, और उसी पर बहुत सारे 90 आपको मिलेंगे, और सारे 90 एक सीक्वेंस में होंगे तो लाइन कहलाएंगे। तो पॉइंट से लाइन बन गया, हो गया ना। तो जैसे इसको लोग कह देते हैं, क्या इसको कह देते हैं कि एक पोल से लेकर दूसरे पोल को मिला दीजिए। क्यों मिला देंगे आप? अरे मिलाना नहीं हो तो मिल जाता है, समझ ना बात को, मिलाना नहीं है, वो मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। तो मिलाना नहीं है, मिल जाएगा, अपने आप मिल जाता है। मिला देंगे तो आप आर्टिफिशियली उसको कुछ भी खींच दीजिए, वो कोई डेफिनेशन थोड़े होगा, और ना वो कोई कंसेप्ट हुआ। तो कंसेप्ट और डेफिनेशन क्या हुआ? कंसेप्ट ये हुआ कि जब जब विभिन्न अक्षांशीय तलों के सहारे, विभिन्न अक्षांशीय तलों के सहारे आप क्षैतिज रूप में कोणीय मूल्यों का मापन करते हैं, किसी एक आधार रेखा के सापेक्ष जिस दिशा में करते हैं उसी दिशा में सेम डायरेक्शन में विभिन्न अक्षांशीय तलों के सहारे आप जब ऐसे ही क्षैतिज कोणीय मूल्यों का मापन करेंगे तो आपको इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेगी। लेकिन उस इनफाइनाइट जो मिलेगा उसमें उनका जो मान होगा, उनकी वैल्यू होगी, वो तो सेम रहेगी, लेकिन उसी मूल्य की अलग अलग वो देशांतर होंगी। अब बात समझ में आ रही है ना? अलग अलग देशांतर होगी। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे हमारे हाथ में कुछ वो दीजिए, कॉपी दीजिए, कॉपी दीजिए। जैसे मान लीजिए, यस थैंक यू, जैसे हाँ दे दीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक तल मिला, अब समझ में आ जाएगा। थैंक यू, और भी दे दीजिए, और भी एक दो दे दीजिए। ये एक तल मिला, हाँ ओके थैंक यू ओके थैंक यू। देखिए ये एक सरफेस मिल गया, ये गोल नहीं है, ये गोल नहीं है, चूंकि कॉपी है तो गोल नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि ये एक ऐसे ही गोल होता और इसका एक सेंटर होता, तो इस सेंटर पर आपने मेजर कैसे किया? ये सेंटर है, तो सेंटर पर मेजर कैसे किया? तो इसको मान लिया ये 0 है। अब ध्यान से समझिए, मैं 0 की ही बात कर रहा हूं। तो 0 हो गया इसी दिशा में, इक्वेटोरियल प्लेन सरफेस है, तो 0 हो गया, 0 बन गया ना। तो ये लाइन नहीं ना बना, ये क्या बना? पॉइंट बना। ओके, ये पॉइंट बन गया। और समझ में बात आ रही है ना? ये पॉइंट बन गया, सभी लोग समझिए इस बात को, ये पॉइंट बन गया। और आप लोग भी खूब ध्यान से समझिए, ये पॉइंट बन गया। तो पॉइंट बन गया तो क्या बना? केवल और केवल लॉन्गिट्यूड्स बना। कितने वैल्यू की? तो 0। अगर हम इसी पर चाहें कि अब 0 बेस लाइन हो गया, आधार रेखा हो गई, 0 से अगर हम इधर की तरफ चले तो हमें 1 2 3 ऐसे करके 10 डिग्री मिलेगा, ऐसे करते करते हमें 90 मिलेगा, ऐसे करते करते हमें 180 मिला। और फिर से इसी एक्सरसाइज को हम दूसरे साइड में दोहराएं तो 0 से इधर मिला था 0 से लेकर 180 तक, तो वैसे 0 से लेकर 180 तक इधर भी मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना। इधर की तरफ मिल गया। अब ध्यान रखिए, जैसे इधर 90 मिला, उधर भी 90 मिला, इधर 180 मिला, और यहां पर 0 था। अब ध्यान रखिए, क्यों 0 को ध्यान में रखिए, 0 को ध्यान में रखिए। तो जो 0 जहां बना था वो तो एक पॉइंट बना था ना यहां पे। अगर इसी पर हम क्या करें, अब इक्वेटोरियल प्लेन सरफेस पर हम नहीं है, हम कहां हैं? अब हम उत्तर की तरफ, नॉर्थ में हम चल रहे हैं, और हम मान लीजिए कि हम 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूडनल सर्किल के सरफेस पर आ गए, तो हम थोड़ा सा ऊपर होंगे ना उससे। अब फिर हमारा 0 यहां पर बनेगा कि नहीं? बनेगा ना, 0 भी बनेगा, और सारे एक्सरसाइज दोबारा उसी दिशा में बनेंगे। ठीक, अब हम क्या करें, हम यहां से हम 1 पर ना आए, मान लीजिए हम 2 पर आ जाते हैं, 3 पर आ जाते हैं, 4 पर आ जाते हैं, 10 पर आ जाते हैं, तो फिर हमारा 0 बनेगा यहां पे। चल हमारा बदलते जा रहा है,
वह तो हमारी रिपीट हो रही है, लेकिन अलग अलग रिपीट होने के बावजूद भी वो डिफरेंट वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू है, तो बना नहीं है फिर 0 फिर 90 फिर 180। ऐसे ही ऐसे ही एक और हमने तो तल लिया, हम ग्लोब पर जाएंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट ऐसे, है ना, लैटिट्यूडनल प्लेन सरफेस मिलेंगे, अक्षांशीय तल मिलेंगे, मिलेंगे ना, समझ रहे बात को। अब जैसे देखिए, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। ओके, थैंक यू पूजा। अब जैसे देखिए, हम और भी ऊपर चले गए, तो जितना हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं हमारा जीरो अलग अलग जीरो मिल रहा है, वैल्यू रिपीट कर रही है, लेकिन जीरो डिफरेंट है। पहला वाला जीरो इक्वेटोरियल का था, सेकंड वाला जीरो उसके 1 डिग्री का था या 2 डिग्री का था। ऐसे करते करते हमारे प्रत्येक अक्षांशीय तल पर जीरो हमारा क्या होते जा रहा है। अब सारे जीरो, यहां भी जीरो मिला, यहां भी जीरो मिला, यहां भी जीरो मिला, यहां भी जीरो मिलेंगे ना, तो जितने हमारे मिलेंगे, अब इसी की जगह पे आप इसको आप समझ लीजिए, इसी की जगह पर जैसे ये था, इक्वेटर को मिला था, तो यहां से प्रत्येक जितने आपके लैटिट्यूडनल अक्षांशीय तल बने हैं, तो प्रत्येक अक्षांशीय वृत्त पर जीरो मिलते जाएगा कि नहीं, उत्तर के नॉर्थ की तरफ। अब समझ में बात आ रही है ना, ऐसे मिलते जाएगा, पोल तक मिलेगा, हर जगह जीरो मिलेगा। बात समझ में आ गई। इसी को मैं कह रहा था कि सारे जितने लैटिट्यूडनल अक्षांशीय तल थे, सबके सहारे अगर हम अर्थ को स्लाइड कर देते हैं, यानी इसको जैसे ब्रेड को काटा गया होता है वैसे हम काट देते हैं, तो हमें इनफाइनाइट सरफेस मिलेंगे, मिलेंगे ना। और सभी सरफेस पर उसी डायरेक्शन में हमें बहुत सारे जीरो मिलेंगे, तो बहुत सारे 90 मिलेंगे, बहुत सारे इधर भी 90 मिलेंगे, तो बहुत सारे 180 इधर भी मिलेंगे, बहुत सारे इधर 1 डिग्री, इधर भी 1 डिग्री, 10 डिग्री, तो इधर भी 10 डिग्री। यानी सेम ये जितनी वैल्यूज हैं वो सब वर्टिकल कॉलम में ऊपर भी मिलेगी, और ऐसे ही वर्टिकल कॉलम में नीचे भी मिलेगी। अब बात समझ में आ रही है ना, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, है ना, कोई कमेंट। ओके, तो ये नहीं, नीतू का कुछ आया। ओके ओके, थैंक यू नीतू। तो ये जितने जीरो मिलते जाएंगे, सारे जीरो इनफाइनाइट है, इतने पास पास होंगे कि सारे जीरो, सारे पॉइंट्स आपको लाइन जैसे दिखेंगे। लाइन एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, पॉइंट्स का एक लीनियर अरेंजमेंट होता है, बिंदुओं का एक क्रमिक विन्यास होता है, जिसको हम लाइन बोलते हैं। लाइन कुछ भी नहीं होता है, पॉइंट के जैसे एक एक व्यक्ति। दूसरा एग्जांपल लीजिए, थैंक यू आप लोग। एक एक व्यक्ति, नहीं अभी दूरी की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी दूरी की बात अभी हम लोग नहीं करेंगे। अभी हम लोग दूरी की बात जब विशेषता अभी हम लोग करेंगे नहीं तो उस पर हम लोग अभी वो करेंगे कि एक से दूसरे के बीच की दूरी का क्या होगा। अभी हम लोग को सिर्फ ये समझ रहे हैं कि देशांतर से देशांतर रेखा कैसे बनती है और कैसे भिन्न होती है। और इसको इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने देखा लिखने से लेके, पढ़ने से लेके पढ़ाने तक बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो और ज्यादा इसको कंफ्यूज कर देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, और पता नहीं कितने कितने तरीके से क्या क्या सोच के कुछ भी बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये समझिए, कभी ये लाइन लाइन कुछ होता ही नहीं है, पॉइंट से लाइन बनता है। मैंने पहले भी बताया था, पॉइंट, लाइन, एरिया, वॉल्यूम, तो पॉइंट से लाइन बनता है। पॉइंट से लाइन कैसे बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। अब क्लियर हो गया ना। तो जैसे आपने देखा ये पूरा ये देशांतर से एक्चुअल में ये जो देशांतर रेखा बना, तो उसी पर मैं एग्जांपल आपको समझा रहा था कि जैसे एक व्यक्ति है, एक पॉइंट मान लीजिए, हमारे बगल में दूसरा पॉइंट आके खड़ा हो जाए उसी दिशा में, जिधर खड़ा हो जाए तीसरा भी आके खड़ा हो जाए उसी दिशा में, चौथा भी आके खड़ा हो जाए, पांचवा भी आके खड़ा हो जाए, सभी सटे सटे हों सारे व्यक्ति, और इस तरह से 1000 व्यक्ति एक ही दिशा में सभी सटे सटे एक एक पॉइंट हो, तो क्या बन जाएगा वो देखने पर दूर के, क्या बन जाएगा, लाइन। है तो एक्चुअल में इंडिविजुअल उनका स्टेटस है, सभी है क्या, वो एक एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, यानी पॉइंट है, लेकिन एक से दूसरे के साथ इस तरह से खड़े हैं कि लंबाई आपको उसमें दिखने लगी, एक डायमेंशन उसमें आ गया, एक आयाम आ गया उसमें,
जो डायमेंशन लेस था पॉइंट, उसमें एक सिंगल डायमेंशन आ गया, एक सिंगल आयाम आ गया, और उस आयाम को, उस डायमेंशन को क्या बोल देते हैं? लाइन। तो रेखा बन गई। यानी रेखा कुछ होती नहीं है। रेखा क्या है? तो लाइन इज द अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट इन ए सिंगल डायरेक्शन। वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइंट, वेरियस अमाउंट ऑफ पॉइंट, या उसकी नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए सिंगल डायरेक्शन, दैट इज लाइन। ओके, तो लाइन क्या है? तो पॉइंट से ही बना हुआ एक आयामी, यानी अब उसमें एक डायमेंशन आ गया, लंबाई आ गई तो डायमेंशन आ गया, लंबाई के साथ चौड़ाई आ जाएगी तो 2 डायमेंशन हो जाएगा। अब जब उसमें ऊंचाई या गहराई आ जाती है तो 3 डायमेंशन हो जाता है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये 1D है, ये 2D है, ये 3D है। तो 3D का मतलब, 1D का मतलब, 2D का मतलब अब समझ में आ गया है ना? कि जिसमें कोई आयाम नहीं होगा वो पॉइंट, जिसमें लंबाई के साथ, जिसमें एक सिंगल आयाम होगा वो लेंथ आएगी, लंबाई, तो वो सिंगल डायमेंशन हो गया। और इसी तरह से जब जिसमें लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी, जैसे ये वाला हो गया, लंबाई और चौड़ाई आ गया तो एरिया आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? 2 डायमेंशन। और इसी तरह से ये जो ग्लोब है, ये क्या है? ये ग्लोब क्या है? ये 3D है, क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई या ऊंचाई गहराई भी है ना? तो इतनी आयामी हो गया ना। अब समझ गए बात को? तो यहां पर जब हम देशांतर रेखा कह रहे हैं तो देशांतर रेखा क्लियर हो गया कि देशांतर रेखा है क्या? देशांतर रेखा क्या है? देशांतर रेखा क्या है? तो देशांतर रेखा कैसे बनती है इसको आपने समझ लिया, ठीक है। अब यहां बात हो रही है कि सबकी वैल्यू इक्वल है ना, यानी कितने मेरिडियन है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने मेरिडियन है एक देशांतर रेखा में। एक देशांतर रेखा में मेरिडियंस कितने होंगे? सॉरी, लॉन्गिट्यूड्स कितने होंगे? लॉन्गिट्यूड्स कितने होंगे? इनफाइनाइट। क्योंकि कितने पॉइंट्स हैं आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट जब लॉन्गिट्यूड्स मिलते हैं तब क्या बनता है? एक लाइन बनती है। और जो लाइन बनी, उस लाइन का, चूंकि देशांतर के आधार पर बनी है, इसलिए नाम क्या हो गया उसका? लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ये भी एक पारिभाषिक शब्द है, टर्मिनोलॉजी है। ये भी एक अपना अर्थ रखता है। दो शब्दों के मिल से यहां पर बन रहा है। और इसी को जब जैसे पढ़ते हैं ना, अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ते हैं, तो उसी तरह से जब एक इसके लिए खुद, इसके लिए कोई टर्म बात की जाती है, शब्दावली इसके लिए निर्धारित की गई है, तो वो शब्दावली क्या है? मेरिडियन। अब बात समझ में आ गई ना? मेरिडियन। तो मेरिडियन क्या है? देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं? मेरिडियंस। एक देशांतर रेखा है तो मेरिडियन, बहुत सारी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी तो मेरिडियंस। अब बात समझ में आ गई ना? मेरिडियन और देशांतर रेखा में कोई अंतर नहीं है। अब बात समझ में आ रही है सबको? क्यों आ रही है ना? तो व्यवहार में आप ये देख लिया। अब देखिए, ये सब सारी जो बनी है, ये बहुत सारी समान मूल्य के क्या है? ये देशांतर हैं जो रेखा बना रहे हैं। ओके, अगर इनकी वैल्यू हम बता दें कि ये जितने हैं ऊपर से नीचे तक बने हैं, ग्लोब पर कैसे दिखेंगे? ये यहां पर सीधी दिख रही है, लेकिन यहां कैसे दिखेंगे? ये आपको कैसे दिखेंगे? यहां से लेकर यहां तक दिखेंगे ना? तो ये पोल से पोल को मिलाना है क्या? मिल जाता है ना? ये मैं बात बता रहा था। और इसलिए मिल जाता है क्योंकि इस पोल के बाद जो 89 वाला होगा, अगर 1 डिग्री के इंटरवल पर चलते हैं, तो 89 का भी अपना 0 डिग्री यहीं पर होगा।
88 का भी यहीं पर होगा, 87 का भी यहीं पर होगा, ऐसे ऐसे करते 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 जीरो का यहां पर होगा। अब समझ गए, तो सबके जीरो, जीरो का भी जीरो होगा ना यहाँ पे, लेकिन ये जीरो इस 0 डिग्री अक्षांशीय तल का, या 0 डिग्री अक्षांशीय, ये जो अक्षांश रेखा होगी या वृत्त होगी, उसका ये वाला जीरो लॉन्गिट्यूडनल जीरो होगा। तो यहां से लेकर यहां तक ये बन गया, ये 0 डिग्री हो गई। क्लियर हो गया, 0 डिग्री। अब ये जो भी यहां पर बनती है, ध्यान से सोच के बताइएगा, यहां से यहां तक बनती है, इसका जहां से विस्तार आरंभ हुआ, जहां तक एंड हुआ, ये क्या है? लाइन तो है, लेकिन लाइन का शेप क्या है? कर्व है। ये ग्लोब ऊपर कैसा है? एक कर्व है ना, कर्वेचर है ना इसमें, ये है कि नहीं कर्वेचर? ये लाइन यहां से लेकर यहां तक चली है, तो ये ऐसे यहां से लेकर यहां तक कैसी है ये? अच्छा, कंप्लीट कर्व है क्या, वृत्त है क्या ये? फुल सर्किल है क्या ये? फुल सर्किल नहीं है, फुल सर्किल नहीं है, तो क्या है ये? सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल, अर्धवृत्त को क्या बोलते हैं? सेमी सर्किल। तो ये अर्धवृत्त हुई ना। अच्छा, इसको अर्धवृत्त हो गई, तो ये अब देशांतर अक्षांश से कैसे अलग हो गया? वो तो कंप्लीट वृत्त थी, और ये क्या हो गई? अर्धवृत्त हो गई, यानी वो कंप्लीट सर्किल थी और ये सेमी सर्किल हो गई। तो जितनी भी बनी उनमें दूसरा देखिए, उसमें सबकी साइज, अक्षांश वृत्तों की साइज ऊपर की तरफ क्या होती जा रही थी? कम होती जा रही थी। इनकी भी क्या होती जा रही थी? नीचे भी कम होती जा रही थी। लेकिन इनकी सबकी साइज, लेंथ क्या है? इनकी लंबाई क्या है? बढ़ रही है कि घट रही है कि वैसे ही है, समान है। सब यहां से आकर यहां तक मिल जा रहे हैं, तो कहां बढ़ रही है? आप बता दें, बढ़ रही है कहां? बढ़ रही है यहां से लेकर सब ऐसे आई, यहां मिल गई, इधर भी आके मिल गई, जितनी है, यानी जितने ये बने हैं, अगर हम इसको 0 डिग्री कर दिया, और मान लीजिए कि निश्चित दूरी पर बनी है, 10 डिग्री कर दिया, 20 कर दिया, ऐसे करते करते बढ़ते बढ़ते, और इधर वाली को मान लीजिए हम 90 डिग्री ये कर रहे हैं, तो इसको भी 90 करना पड़ेगा ना। और 0 इधर है तो 10 इधर होगा, 20 इधर होगा। अब चूंकि यहां से 10 तक हमने बनाया नहीं है, लेकिन होना क्या चाहिए? बराबर इंटरवल पर। हाँ, यहां 0 से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, समझ ना बात को? ये 0 हो गया। तो इस तरह से 0 से 90 तक 10-10 डिग्री पर अगर हम बनाएंगे, तो इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको वेस्ट कहेंगे, सॉरी, इसको वेस्ट कहेंगे, ये तो इसके लिए बनाया गया था ना। यहां ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट, तो पहचानना, आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। अब समझ में बात आ रही है ना? विशेषता में अगर हम चल रहे हैं, तो अब देखिए, जो प्रश्न अभी नीतू पूछ भी रही थी, ठीक है, अब यहां देखिए, विशेषता क्या हो गई कि सभी समान लंबाई की है, पहली विशेषता, सभी समान लंबाई की हैं। दूसरी विशेषता कि सभी ये सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त है, वृत्त नहीं है। तीसरी विशेषता, दो देशांतरों के बीच की दूरी, जो दूरी पूछ रहे थे, दो देशांतरों के बीच की दूरी जो आप पूछ रहे थी, तो वो क्या होगी? तो यहां से लेकर यहां तक, यानी नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक बदलती जाएगी। इस बदलाव में क्या होगा कि नॉर्थ पोल से विषुवत रेखा तक, विषुवत रेखा तक या विषुवत वृत्त तक दूरी निरंतर बढ़ती जाएगी, और पुनः विषुवत वृत्त से साउथ पोल तक दूरी निरंतर कम होती जाएगी। अगली विशेषता क्या हो जाएगी? अगली विशेषता हो जाएगी कि सभी देशांतर इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, यानी मिल जाएंगे, मिल जाएंगी। तो इस तरह से इतनी विशेषताएं अभी हुई। हम चाहेंगे कि इतने को पहले नोट कर लीजिए। पहले आप लिखिए, देशांतर लिख चुके हैं। अब देशांतर के बाद आप लिखेंगे
देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, लॉन्गिट्यूडनल लाइन को लिख लीजिए। समान मूल्य के देशांतर जब, या समान मूल्य के देशांतर एक ही दिशा में स्थित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं, उनके इस एक क्रमिक व्यवस्था से उतने ही मूल्य के रेखा या लाइन का निर्माण होता है, जिसे हम उसी मूल्य के देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, यानी देशांतर रेखा समान मूल्य के देशांतरों को मिलाने वाली रेखा है। लॉन्गिट्यूडनल लाइन इज द लाइन विच कनेक्ट द इक्वल लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज ऑन द अर्थ सरफेस। पृथ्वी सतह पर समान मूल्य के देशांतरों को मिलाने वाली एक रेखा है। ओके, रेखा है, यानी जितने देशांतर हो सकते हैं, जितने मूल्य के देशांतर हो सकते हैं, दूसरा पॉइंट, जितने मूल्य के देशांतर हो सकते हैं, सेकंड पॉइंट, जितने मूल्य के देशांतर हो सकते हैं उतने ही मूल्य के देशांतर रेखाओं का भी निर्माण किया जा सकता है, किया जा सकता है। अगला पॉइंट, देशांतर रेखाओं की संख्या असीमित होती है। देशांतर रेखाओं की संख्या असीमित होती है। अगला पॉइंट, अब ध्यान रखिएगा, यहां एक डिग्री इंटरवल अब लेते हैं, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन एक डिग्री के इंटरवल पर, एक डिग्री के इंटरवल पर, है ना, एक डिग्री के इंटरवल पर, एक डिग्री के अंतराल पर, एक डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं की संख्या, अब यहां पहले बता दीजिए कितनी हो सकती है। अब ध्यान रखिएगा, यहां एक से, जीरो के बाद से एक से शुरुआत करेंगे और पीछे की तरफ जब जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे तो पीछे कौन मिलेगा, 180। यहां जीरो है तो 180 कहां मिलेगा, इसके पीछे मिलेगा ना। तो अभी जीरो को छोड़ दीजिए, 180 को छोड़ दीजिए, बाकी सब तो रिपीटेड है ना। तो एक से शुरू किया तो 179 तक होगा। एक तरफ कितना हो गया, 1 से लेकर 179 तक टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस बन गए 179। तो दूसरे साइड में भी 179 बनेंगे और एक जीरो वाला बना, एक जीरो वाला बना और एक 180 वाला पीछे बना है। तो वो कितना, वो एक वो भी हो गया, टोटल मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कुल 360। तो एक डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, बना ना 360। एक डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 यानी 360 होती है। डिग्री नहीं, 360 टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस ऑन द बेसिस ऑफ 1 डिग्री इंटरवल और 360। ओके, 360 होती है। इतनी बातें समझ में आ गई। ओके, ये इतनी, ये तो इनकी बात हो गई। इंटरवल, फिर वही बात आएगी वहां पर अक्षांश वाली, कि यहां पर एक, अगला लिख लीजिए, एक गोलार्ध पूर्वी, ब्रैकेट में पूर्वी या पश्चिमी, एक गोलार्ध में देशांतर रेखाओं की संख्या, डैश देकर लिखिएगा, बताइएगा पहले कितनी होगी। एक गोलार्ध में देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, अब इसके आधार पर बता देंगे। यदि एक डिग्री के इंटरवल पर है, एक डिग्री के इंटरवल पर एक किसी गोलार्ध में पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध में देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, जल्दी बताइए कितनी होगी, 179। बिल्कुल सही, तो नोट कर लीजिए, किसी एक गोलार्ध पूर्वी या पश्चिमी में देशांतर रेखाओं की संख्या 179, 179। ओके, यानी दोनों गोलार्धों में कितनी होगी, तो 179 एंड 179, समझ रहे ना। अच्छा, जो गोलार्ध में स्थित होंगे उसी को आप क्या बोलेंगे, या तो ईस्ट बोलेंगे या तो वेस्ट बोलेंगे।
लेकिन अगला क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग चकमा खा जाते हैं, यहाँ पर गलत कर देते हैं। और वो पूछा जाता है कि 0 डिग्री, ठीक है, पहले इसको ऐसा करते हैं कि आपसे पूछ ही लेते हैं, है ना, पूछ ही लेते हैं। निम्न में से कौन सा गलत, देशांतर रेखाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है, कथन गलत है। यानी ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गलत है, बेस कौन गलत है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ए ध्यान में रखिएगा, 0 डिग्री नॉर्थ, या इसको भी हटाइए, 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ, बी 10 डिग्री ईस्ट, सी 0 डिग्री, डी 0 डिग्री ईस्ट। कौन गलत है, निम्न में से कौन गलत है, 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री ईस्ट, 0 डिग्री, और डी है 0 डिग्री ईस्ट। ए बी सी डी है, डी उधर से डी है। अच्छा, और आप लोगों का क्या होगा, अपना बताइए क्या होगा। इधर का तो आ गया सबका, यहां क्या होगा, उधर से नीतू का को आया कि नहीं जवाब, क्या होगा नीतू, ये इसमें से गलत क्या है। लैटिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूड्स की बात हो रही है यहाँ पर, और इसमें ये सब लिखा गया, कुछ लैटिट्यूड्स की वैल्यू भी लिखी गई है, लॉन्गिट्यूड्स की वैल्यू भी लिखी गई, तो गलत क्या है। अब ध्यान रखिए, 10 डिग्री नॉर्थ होता है 10 डिग्री ईस्ट, यानी ये अक्षांश की वैल्यू लिखी गई है, ये देशांतर की वैल्यू लिखी गई, देशांतर रेखा की वैल्यू लिखी गई है, ओके। और ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, हाँ नीतू का भी डी आ गया, ओके, बिल्कुल ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री ईस्ट वेस्ट नहीं लिखा जाता। तो या तो ये क्या हो सकता है, मेरिडियन हो सकता है, या तो ये इक्वेटर वैल्यू की बात हो सकती है। लेकिन जहां 0 ईस्ट लिख दिया गया, तो 0 ना ईस्ट होता है ना वेस्ट होता है ना, जैसे 0 डिग्री ना नॉर्थ होता है ना साउथ होता है, वैसे ईस्ट वेस्ट नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ऐसे ही 180, ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए 0 की जगह पे 180 अगर कर दिया गया, तब भी ध्यान में रखना है कि 180 ना ईस्ट होता है ना वेस्ट होता है, क्योंकि वो सिंगल होंगे ना, वो किसी गोलार्ध में नहीं है। गोलार्ध में होते तो ईस्ट और वेस्ट रखा गया होता। इसीलिए तो आपसे पूछे कि एक गोलार्ध में कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, तो एक गोलार्ध में 179, दूसरे में भी 179, यानी ये किसी गोलार्ध में नहीं है तो है कहां, ये दोनों के उस बाउंड्री लाइन पर है, संक्रमण क्षेत्र में है, ओके, ट्रांजिशन लाइन पे है। तो पूरे पृथ्वी पर 1 डिग्री के इंटरवल पर कितनी देशांतर रेखाएं बन सकती है, तो वो आपने संख्या कितनी लिखी, 360 लिखा है ना, ये 360, ओके। तो अच्छा, इसमें जितने बने थे उसमें वो लिखा ना कि सभी अर्धवृत्त होती है, लिखा कि नहीं अभी विशेषता में है, लिखा है अभी विशेषता में नहीं लिखा, तो उसमें लिखिए, उसमें लिखिए विशेषता में, लिखिए विशेषता में अगली विशेषता कि सभी ये सभी देशांतर रेखाएं, सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं, सेमी सर्किल होती है, सेमी सर्किल होती है, सेमी सर्किल होती है। अब अगली बात आप समझिए, अगली बात इसको समझ गए, तो अब इनकी विशेषता लिखिए। विशेषता में ये, अच्छा ये दूरी वाला लिखा गया कि नहीं, अच्छा ठीक है, दूसरा पॉइंट बनाइए, तभी इससे पहला था ना ये विशेषता लिख रहे थे कि सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता लिखिए
दो देशांतर, किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव, एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जाते समय निरंतर बढ़ती है, निरंतर बढ़ती है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है और पुनः घटती है, अर्थात सतत परिवर्तनशील होती है, अर्थात सतत परिवर्तनशील होती है। अगला पॉइंट लिखिए, सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर यानी नॉर्थ और साउथ पोल पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, मिल जाती हैं। सभी देशांतर रेखाएं नॉर्थ और साउथ पोल पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं या मिल जाती हैं, मिल जाती हैं। ओके, ठीक है, ये बातें यहां पर हो गई ना, है ना, एक बात हो जाती है। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट, एक कंप्लीट वृत्त का निर्माण करने के लिए, एक कंप्लीट वृत्त का निर्माण करने के लिए जिस देशांतर रेखा का, जिस देशांतर रेखा का सहयोग लेना होता है या जो देशांतर रेखा इसके साथ मिलकर वृत्त बनाएगी उसे को लॉन्गिट्यूड या को मेरिडियन कहा जाता है, कहा जाता है। अब यहां बात समझिए, 0 डिग्री जो पूछा जाता है, अब यहां आप खुद पहले बता सकते हैं 0 डिग्री की सदेशांतर रेखा, को मेरिडियन का मतलब सदेशांतर रेखा, तो 0 डिग्री, अगर यहां 0 डिग्री हो तो इसका को मेरिडियन कौन होगा? 180, बिल्कुल। देखिए, 0 डिग्री की सदेशांतर रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। 0 डिग्री की सदेशांतर रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। 180 डिग्री की को जो मेरिडियन होगी वो को मेरिडियन होगी। अब ये तो समझ में आ गया कि 0 की 180 होगी, 180 की 0 होगी, ये तो समझ में आ गया। क्वेश्चन तब बनता है जब पूछा जाता है और यहां पर हम आपको लिख के पूछेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले। अब यहाँ इतनी चीजें तो आपको नोट करने के लिए थी, अब क्वेश्चन नोट करिए और उसका एक जवाब दीजिए। है ना, उसका जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन ये है कि 10 डिग्री 10 डिग्री ईस्ट, 10 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर रेखा की, देशांतर रेखा की को मेरिडियन यानी सह देशांतर है ए, 10 डिग्री की सह देशांतर है 1
70 डिग्री ईस्ट, बी 160 डिग्री वेस्ट, सी 170 डिग्री वेस्ट, ओके, और डी 10 डिग्री वेस्ट। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को बताइए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 डिग्री देशांतर रेखा की सदेशांतर रेखा है, यानी को लॉन्गिट्यूड्स ऑफ 10 डिग्री ईस्ट मेरिडियन इज 170 डिग्री ईस्ट, 160 डिग्री वेस्ट, 170 डिग्री वेस्ट और 10 डिग्री वेस्ट। क्या होगा इसका आंसर, आपको बताना है। जल्दी से इसका बता सकते हैं आप आंसर, और अभी मैं बताऊंगा इसका फॉर्मूला, बहुत ही इजी। पहले इसको आप बता लीजिए, इसमें कहीं कुछ उलझना नहीं है, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। चलिए, कुछ लोग का आंसर आया सी, ओके, और सी, ओके, और आप लोग का सबका सी, बिल्कुल सी। और इधर की तरफ देखें, उधर आपका, इनका क्या हुआ है? अरे अपना सब जो बोल रहे हैं वही बोल दे रहे हैं। सी है, सी, अच्छा, सब देखा देखी चल रहा है क्या? सी। उधर कोई ऑनलाइन में क्या जवाब आया, बताइए क्या जवाब होगा? बिल्कुल इजी, मैं बता दे रहा हूं, देखिए क्या फॉर्मूला है, कैसे। आप ध्यान में रखिए कि जब भी पूछा जाए, जैसे अभी आपने देखा ना, नोट किया कि 0 डिग्री का को मेरिडियन कौन था, को मेरिडियन हम उसको बोल रहे थे, सदेशांतर उसको बोल रहे थे, जो उस जीरो के साथ, क्योंकि जीरो तो हाफ सेमी सर्किल है ना, अर्धवृत्त है ना, और उसको कंप्लीट वृत्त बनाना तो जो दूसरे साइड में होगी उस देशांतर रेखा को मिलना पड़ेगा ना, तब ये कंप्लीट बन जाएगी। ओके, तो ये इसके साथ ये मिल के बन गई तो हो गया, सर्किल बन गई। तो जीरो के साथ कौन मिली है? 180। इसी तरह से 180 के साथ कौन मिलेगी तो हो जाएगा जीरो। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां पर, ठीक है। तो 10 डिग्री को कह रहा कि इसका 10 डिग्री ईस्ट का कौन सा होगा, तो जीरो और 180 दोनों मिले हैं, तो जोड़ लीजिए, 0 डिग्री प्लस 180 डिग्री तो कितना आया? 180 आया ना वैल्यू। इसका मतलब ये है कि 10 डिग्री में हम कितना जोड़े कि वैल्यू आ जाए वो 180, यानी 170 जोड़ना है। अब हमें कंफ्यूजन होगा कि 170 यहां भी है, 170 यहां भी है, तो अब ध्यान में रखना है कि अगर ये 10 डिग्री ईस्ट है तो ये वाला वेस्ट हो जाएगा, 170 क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। एक ईस्ट होगा तो दूसरा वेस्ट हो जाएगा। तो जितना भी पूछा जाए, जितना उसको दशमलव में पूछा जाए, जैसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 82.5 डिग्री, अब एक और क्वेश्चन देखिए, 82.5 डिग्री, ये एक्सरसाइज करिए। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा की सह रेखा, बताइए जल्दी से। इस आधार पर दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, और ये क्वेश्चन है 82.5 डिग्री। आपको मालूम है ना 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, तो 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा की देशांतर। 30 डिग्री क्या है ये? 82.5 डिग्री क्या है ये इंडिया का। और जब हम इसी का है तो इसको ईस्ट लगा दें, ये क्या है? भारत की मानक समय रेखा है ना। अब इसका सह देशांतर कौन सी होगी? तो ए यहां पर, बी, सी और डी, तो कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है? सीधा फॉर्मूला आपको लगाना है, तो कौन कौन सा इसमें हो सकता है, जल्दी बताइए। एक लिख देते हैं 82.5 डिग्री का, 82.5 डिग्री वेस्ट, अच्छा, एक लिख देते हैं 110 डिग्री वेस्ट,
वेस्ट। अगला हम क्या लिखे हैं? जल्दी बताइए। आपको फॉर्मूला मैं बता चुका हूं क्या होना चाहिए। आप हम चाहेंगे कि इसमें बिल्कुल सीधे संख्या बता दीजिए। अभी जो फॉर्मूला बताया हमने 180 आना चाहिए, कितना होगा? अच्छा, आ गया क्या किसी का जवाब इधर? कितना? 97 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। अगर यही विकल्प यहां भी रहे 97 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, तो ध्यान में रखना वही तो है, वही तो मैं बता रहा था कि 180 कुल चाहिए ना। तो इसमें आपको 82.5 यहां दिया हुआ है, यानी इसमें से 82.5 डिग्री है ना, यानी 82.5 180 डिग्री में से 82.5 को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आएगा कितनी संख्या? 97.5 आएगा। तो अगर यहां ईस्ट है तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए? वेस्ट हो जाना चाहिए, है ना। तो जटिल से जटिल भी पूछा जाए तो आप बता ले जाएंगे ना, कर ले जाएंगे। यानी इसका आंसर सही से क्या होगा? सी होगा, सी होगा। इसका सदेशांतर है सी, समझ है ना? सदेशांतर होगा सी। बात क्लियर हो गई ना? अब इसके थोड़े से अप्लाइड क्वेश्चन, व्यवहारिक क्वेश्चन आप समझिए। अप्लाइड क्वेश्चन, इस बात को खूब ध्यान से समझिए। शुरू किया जाए अप्लाइड क्वेश्चन में। अप्लाइड क्वेश्चन में आइए। अप्लाइड क्वेश्चन में यह है कि जितने हमारे देशांतर रेखाएं बनी थी उनकी संख्या कितनी बताए थे? 360, 360 था। 360। अच्छा, विशेषता में ये लिख लीजिए, देखिए ये छूटा हुआ है। दो देशांतर रेखाओं, ये नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। जहां आप विशेषता लिख रहे थे ना, वहीं पर ये फैक्ट्स भी लिख लीजिए। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर कहते हैं। अक्षांश में क्या था? मेखला कहते थे, जोन कहते थे। यहां नोट कर लीजिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर कहते हैं। यानी गोर क्या हुआ? ये हो गया गोर। कोई भी दो देशांतर रेखाओं, जिसको भी चुन लीजिए, ये गोर होगा, है ना। यानी गोर का एरिया उत्तर और दक्षिण की तरफ क्या होता जाता है? जब पूछा जाएगा तो कम होता जाता है। ओके, कम होता जाएगा। तो गोर क्या हुआ? गोर का एरिया कम हो जाएगा, तो गोर तो जान गए आप, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर करते हैं। ओके, गोर का एरिया शून्य हो जाता है कहां पे? नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर शून्य हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। जो अगला मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा अब अप्लाइड में आइए। अब इस पर क्वेश्चन अप्लाइड पूछे जाते हैं, तो अप्लाइड को पहले समझिए, उसका आधार समझिए, और फिर उनसे प्रश्न करने लायक हम लोग स्थिति में आ जाए। आधार क्या है? आधार है पृथ्वी की घूर्णन गति, यानी अर्थ रोटेट करती है, तो उसी रोटेशन के बेसिस पर यहां पर उसको समझना, इसको समझना है। अभी हम जब देखते हैं तो पृथ्वी को एक साइकिल, एक चक्र, जो पूरा कंप्लीट साइकिल पूरा करना पड़ता है, इस कंप्लीट साइकिल को पूरे करने में जितना समय लगता है, जितना समय लगता है उससे ज्यादा समय, यानी कंप्लीट साइकिल को पूरे करने में कितना समय लगता है? नहीं, 24 घंटे लगता ही नहीं है। एक पृथ्वी के एक साइकिल को, कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ध्यान से समझ के बताइए। नहीं, एक साइकिल को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ध्यान से समझिए, इधर देखिए।
एक साइकिल जब कंप्लीट करती है तो इसको पूरा करने में समय 24 घंटे नहीं लगते, 24 घंटे नहीं लगते। और उस समय को क्या कहते हैं, टाइम जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे भी। इसी के बाद टाइम है, इसी के बाद हम लोग को टाइम पढ़ना है, कल पढ़ना भी है ना। तो पहले समझ लीजिए, उसका जो समय लगता है वो समय होता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 24 घंटा, 24 घंटा। तो अभी हम 24 घंटा क्यों है, कैसे है, वो तो हम अगले टॉपिक जो टाइम पढ़ने वाले हैं इसी के बाद, इसी के साथ, तो इसमें हम लोग ये सब बातें करेंगे। लेकिन अगर पूरे पृथ्वी को हम 24 घंटा जो बात अभी किया जा रहा है, ठीक है ना, तो एक्चुअल में ये 16 डे का होता है, 100 दिवस होता है 24 घंटे का। हम लोग उसी को व्यवहार में यहाँ प्रयुक्त करते हैं जो हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम अपने प्रश्न के लिए यहाँ सिर्फ उसको संदर्भ के रूप में लेते हैं। अगर पृथ्वी को एक 16 डे यानी एक कंप्लीट सूर्य के सापेक्ष एक साइकिल पूरी करने में, सूर्य के सापेक्ष में पहले बोल चुका हूं, ध्यान रखिएगा, पूरा करने में लगने वाला समय 24 घंटा है। और इस पर एक एक डिग्री के आधार पर 360 ऐसे देशांतर रेखाएं या मेरिडियंस बने हुए हैं। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 24 घंटे में 360 डिग्री के सारे देशांतर रेखाएं ये कंप्लीट हो जाती है, घूम लेता है, ये पूरी हो जाती है कि नहीं। यानी सूर्य के सामने से गुजरने में, यानी 360 डिग्री गुजरने में 24 घंटे लगता है, तो 1 डिग्री गुजरने में कितना समय लगेगा। यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जाने में सूर्य को कितना समय लगेगा, निकाला जा सकता है ना। समझ गए बात को। बात का आधार क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति और 16 डे 100 दिवस, और एक 100 दिवस औसतन 24 घंटे का होता है। ये सारी बातें हम लोग बताएंगे टाइम में, इसी के बाद वाले में। औसतन 24 घंटे का होता है। आपको यहां से इंफॉर्मेशन लेना है 24 घंटे, और 24 घंटे में पृथ्वी अगर एक साइकिल पूरी कर लेती है, इसका मतलब यह हुआ कि सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी के सूर्य के सामने से होकर पास कर जाती है, गुजर जाती है। तो सभी को गुजरने में 360 डिग्री की बनी हुई है, 360 डिग्री को गुजरने में 24 घंटे लगते हैं। तो एक डिग्री को गुजरने में कितना समय लगेगा, एक डिग्री को गुजरने में कितना समय लगेगा, ये लगता है 4 मिनट। कितना लगेगा, 4 मिनट। अब बात समझ में गए, समझ गए ना। यानी प्रत्येक 4 मिनट में एक देशांतर से सूर्य दूसरे देशांतर के सामने आ जाए। कैसे, कैसे, अभी मैंने आपको आधार बताया। हाँ, आधार बताया कि 24 घंटे में, 24 आवर में 360 डिग्री, तो एक घंटे में 360/24 आया। एक घंटे में 360/24 यानी 60 मिनट में इतना। एक घंटे का 60 मिनट, तो 60 मिनट में इतना, तो एक मिनट में कितना होगा, तो 4। आप उसको एक्सरसाइज करके देख लीजिए, ये इतना ही आएगा। समझ गए। ओके, में डिग्री घूमता है, तो एक घंटे में 360/24 होगा ना। तो कितना हो जाएगा, एक घंटे में कितना डिग्री, बराबर 15 डिग्री। सॉरी, 15 डिग्री ना। हाँ, एक घंटे में, हाँ 15 डिग्री, सही है ना। एक घंटे में 15 डिग्री। ओके, तो एक घंटे में 15 डिग्री यानी 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना डिग्री, 15 डिग्री। तो एक मिनट में कितना डिग्री, 15/60, 1/, क्या हुआ,
अच्छा ठीक है, हुआ ना। 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 1 मिनट में 15/1 मिनट में 60 डिग्री। या हम कर सकते हैं कि 15 डिग्री 60 मिनट में, तो 1 डिग्री कितने मिनट में, तो 60/15, 15 चौका 60, ऐसे कर लीजिए। तो आपको 1 मिनट का भी निकल जाएगा, और आपको 1 डिग्री में कितना समय लगेगा, तो कितना आया, 4 मिनट आया ना। यानी 4 मिनट में सूर्य कितना दूरी तय कर लेता है, 1 डिग्री से दूसरी डिग्री के सामने आ गया। और ऐसे 360 घूमना। मान लीजिए इधर जिधर आप लोग हैं, ठीक है, मान लीजिए इधर से सूर्य है, तो जहां अभी जिस देशांतर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे आ रही हैं, यहां से अगली देशांतर रेखा को मिलना होगा, तो 4 मिनट में वो आ जाएगी। ऐसे पृथ्वी तो घूम रही है ना लगातार, तो सूर्य के सामने, इसलिए मैंने सूर्य के सापेक्ष की बात की, तो सूर्य के सापेक्ष प्रत्येक 1-1 डिग्री 4-4 मिनट के अंतराल पर आता जाएगा। और ऐसे 360 डिग्री जब आएगा, घूमेगा पूरा, तब तक 24 घंटा पूरा हो जाएगा। समझ में आ गया ना। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि, है ना, एक देशांतर से दूसरे देशांतर 1 डिग्री के इंटरवल पर जाने में कितना समय लगता है। अगर यही कह दे कि 15 देशांतर को गुजरने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा, 15 चौके 60, 15 गुणे 4 लगेगा ना, 1 घंटा, 1 घंटा लगेगा। इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको बना के। अगर बेस या कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये वाला क्लियर हो गया ना, इतना समय आपको लगता है, 4 मिनट का समय लगता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में। तो ये इतना समय लगा। ओके, अब इस पर जो प्रश्न मैं कह रहा था कि अगर इतना आप जान चुके हैं, तो अब बताइए 24 घंटे में, एक सुबह 24 घंटे का मतलब क्या हुआ, एक फुल साइकिल, एक सुबह से अगली सुबह के बीच एक साइकिल बनी ना। इस बीच में क्या क्या आएगा, सुबह हुई तो शाम होगा, रात होगी, अर्धरात्रि होगी, ओके, यानी सुबह होगा, शाम हुई, लेकिन शाम से पहले सुबह हुआ तो दोपहर हुआ, सुबह, दोपहर, शाम, मिडनाइट यानी अर्धरात्रि, और फिर से अगली सुबह। हुए ना 24 घंटा, तो सुबह से अगली सुबह तक 24 घंटा हुआ। अब इस 24 घंटे के साइकिल में हम बात कर रहे हैं कि अगर पूरी पृथ्वी घूम जाती है, तो यहां पर इसी के सहारे आपको बात करनी है, घूम जाती है, तो यदि सूर्य की स्थिति, ध्यान से सोच के बताइएगा, सूर्य की स्थिति 0 डिग्री तो था ना आपका, तो सूर्य की स्थिति ये देखिए 0 डिग्री मेरिडियन, ये 0 डिग्री मेरिडियन है। अब इस 0 डिग्री मेरिडियन पर अगर सूर्य की स्थिति बनी हुई है, यहां पर 0 डिग्री मेरिडियन पर सूर्य की स्थिति बनी हुई है, तो सूर्य का दोपहर कहां, सॉरी, दोपहर की स्थिति कहां होगी, है, बड़ा आसान तो है। सूर्य की स्थिति इस 0 डिग्री मेरिडियन पर बनी हुई है, यानी 0 डिग्री मेरिडियन पर सूर्य सीधा चमक रहा है, तो दोपहर कितने मेरिडियन पर होगा, हाँ 360 माना गया है। सूर्य 0 डिग्री मेरिडियन पर सीधा चमक रहा है, तो दोपहर की स्थिति कहां होगी, कहां होगी भाई, सभी लोग बताओ, है। अरे ये तो घूम ही नहीं रहे हैं। अरे आप ही से कह रहे हैं भैया, इधर घूमे रहो, कहां होगा, है। क्या आप लोग पढ़े हो भाई। सूर्य की स्थिति यहां बनी हुई है, तो दोपहर कहां होगा, काहे दूसरी जगह ढूंढना है।
इस पढ़ाई से कैसे होगा? थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, तेज बनिए। वहां पर जवाब आया कि नहीं वहां पे? अगर अरे सूर्य इसके सामने बना हुआ, लाइट यहाँ है, तो लाइट यहाँ है, सीधे यहाँ चमक रही है, तो दोपहर कहाँ होगा? नहीं, सुबह में लाइट सीधी कहाँ होती है? सुबह में तो क्षैतिज होती है ना, क्षैतिज रूप में। सीधी का मतलब कब आती है? दोपहर में आती है। तो सूर्य अगर यहाँ सीधा चमक रहा है तो दोपहर, यानी 0 डिग्री पर, मेरिडियन 0 डिग्री मेरिडियन पर अगर सूर्य सीधा चमक रहा है तो दोपहर कहाँ हुई? 0 डिग्री पर हुआ। और 0 डिग्री मेरिडियन को अभी हम ग्रीनविच वगैरह की बात अभी नहीं किए हैं। ग्रीनविच वगैरह सब कुछ जब होगा तो लिखाएंगे, हालांकि इसी का नाम है ग्रीनविच। क्यों ग्रीनविच है, क्या है, ये सब बातें हम लोग जब टाइम पढ़ेंगे तो वहां मैं लिखाऊंगा आपको। अभी आप, इसीलिए मैं उन सब सारे इन्फॉर्मेशन को उधर रखा हूँ कि कंफ्यूज आप ना हो। फिर भी आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, जबकि क्विक आपका रिप्लाई आना चाहिए और किसी का रिप्लाई इस पर नहीं आ रहा। जबकि बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि यहाँ सीधी किरणें पड़ेंगी, तो सीधी किरणें जब पड़ती है ऊपर से, तो आपके यहाँ क्या होता है? दोपहर होता है। तो जब 0 डिग्री मेरिडियन पर सीधी किरणें पड़ रही हैं तो दोपहर कहाँ होगी? 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री पर दोपहर है, देखिए जैसे मैं यहाँ यहाँ 0 डिग्री पर दोपहर है, तो अगर ये 0 डिग्री है तो जिसको मैं पकड़ा हूं ये इधर कौन सा है? 180 है। तो अगर यहाँ दोपहर है तो इधर क्या होगा? 180 पे क्या होगा? मिड नाइट, आधी रात होगी कि नहीं? यानी यहाँ 0 है तो यहाँ मिड नाइट, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा पर अगर, या 0 डिग्री मेरिडियन पर दिन के दोपहर का समय है, तो आधी रात कहाँ होगी? किस मेरिडियन पर? 180 मेरिडियन पर आधी रात होगी। अच्छा, अगर 0 यहाँ आधा हो गया और यहाँ पर मेरिडियन हो गई, तो बीच में आधी रात, ध्यान से समझिएगा, दोपहर और आधी रात के बीच में शाम आएगी ना, और कहीं सुबह भी होगी ना, तो सुबह कहां होगी, शाम कहां होगी? अरे उसी में होगी। ये कौन सा जवाब हुआ? नहीं, अगर ये 0, ध्यान रखिएगा, ये दोपहर है, इधर रात है, तो पृथ्वी घूम कैसे रही है? ऐसे ना। और यदि पृथ्वी घूम रही है तो जो रात है, और ये लाइट उधर से आ रही है सामने से, जैसे आपके इस कैमरे से जो सीधी की तरफ, इधर की तरफ आ रही है, तो लाइट इधर से आ रही है, ये मानकर चलिए। तो कौन सा हिस्सा, जो रात वाला हिस्सा, वो जा रहा है कहां? तो बताओ, दिन की ओर जा रहा है। तो रात वाला हिस्सा जब दिन की ओर आता है तो यहां पर क्या होगा? सुबह होगा कि शाम होगा? देखो बाद में, रात का हिस्सा दिन की तरफ आता है तो शाम होगा। अरे दिन वाला हिस्सा रात में जाएगा तब शाम होगा। देखो वाला तो कैसे कैसे देखो वाला क्वेश्चन कर रहे हो। अरे रात वाला हिस्सा जब दिन में आता है, आप सोए थे ना, रात में सोए थे, वो हिस्सा दिन में आ गया तो शाम हुआ। क्या बात बोल रहे हो तुम लोग भाई? एकदम उपहास बड़ा दे रहे हो। सब लड़के हंसेंगे तुम लोग को देख देख के वीडियो पर कि सब क्या सर के क्लास के लड़के सब बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं। यहां से ये हिस्सा, ये घूम के कहां जा रहा है? ये हिस्सा रात है ना, आधी रात्रि है, और इधर की तरफ उजाला हो जाएगा। अगर उधर से लाइट आ रही है तो ये वाला हिस्सा क्या है? लाइट है। तो लाइट है तो दिन है ना, और ये वाला हिस्सा क्या है? नाइट है। इधर लाइट है और इधर नाइट है, और नाइट है तो ये नाइट वाला पोर्शन किधर जा रहा है? दिन की तरफ जा रहा है। तो जहां हम उंगली रखे हैं यहाँ अर्धरात्रि, अर्धरात्रि के बाद से दिन की तरफ बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे यहाँ अब सुबह होगी कि शाम होगी? सुबह होगी। तो यहाँ सुबह है, तो अगर 180 यहाँ है, यहाँ 0 है, तो 90 पर सुबह होगी। लेकिन अब 90 ईस्ट होगा कि वेस्ट होगा? और ध्यान से सोच के बताइए। जब यहाँ 0 था, जब यहाँ 0 था, तो ये वाला हिस्सा क्या था? ईस्ट था या वेस्ट था? ये वाला हिस्सा अगर यहाँ 0 था तो बताइए जल्दी। ये 0 है तो इधर वाला हिस्सा क्या है आपकी तरफ से? ईस्ट है। ये वाला हिस्सा क्या है? वेस्ट है। तो अर्धरात्रि कहाँ है? 180 पे, 180 पे। तो अगर ये हिस्सा इधर वाला, ये पूरा हिस्सा ईस्ट है, तो ये वाला पूरा हिस्सा क्या है? वेस्ट है।
तो ये जो 90 है कितने में है, वेस्ट है। तो जब जीरो पर दोपहर का समय होगा तो किस अक्षांश रेखा पर सुबह का 6 बजा होगा? 90 वेस्ट पर सुबह का 6 बजा होगा और शाम कहां होगा? 90 ईस्ट पर, क्योंकि ऐसे घूम रहा है ना तो ये 90 वाला चला जाएगा इधर। देखिए थोड़ा सा अप्लाइड है, कंसेप्ट समझने का मतलब हुआ कि उसका अप्लाइड क्वेश्चन भी जानना जरूरी है। और अप्लाइड क्वेश्चन जब आता है तो ऐसे ही फैक्चुअल बन के आता है और कंसेप्ट क्लियर है तो बना लेते हैं, नहीं तो लोग फंस जाते हैं। इससे मैं समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। जीरो पर सूर्य चमक रहा है, ओके, जीरो पर सूर्य की लाइट आ रही है आपकी तरफ से, जीरो, ये 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 हो गया, सूर्य की लाइट सामने आ रही है। तो ये वाला पूरा पोर्शन उजाले में है, यानी दिन का समय, और यहां क्या है? दोपहर का समय। तो आधी रात कहां है? जो हमारे साइड में है, यानी वहां कितना मेरिडियन होगा? 180 मेरिडियन पर आधी रात। तो इधर 0 हो गया और इधर आधी रात हो गई, ओके। अब आधी रात हो गई तो अब आपको बताना है, पृथ्वी की दिशा को ध्यान में रखना है कि ऐसे नहीं घूमती, हाँ, जैसे हम घुमा रहे हैं वैसे, ठीक है ना। तो इस तरह से घूमती है, इसका मतलब कि ये हिस्सा, रात वाला हिस्सा दिन की तरफ जाएगा घूम के। इसका मतलब कि यहां एक जो ज्वाइंट मिलेगा, ट्रांजिशन मिलेगा, वो 90 पर मिलेगा ना, क्योंकि 180 और 0 के बीच में क्या है? 90 है ना, 90 है। तो यहां क्या होगी? ये 90 कौन सा होगा? दो 90 मिलेंगे, एक इधर मिलेगा एक इधर मिलेगा। तो ये 90 वेस्ट होगा और ये 90 ईस्ट। तो ये वाला 90 इस समय क्या हो रहा होगा? सुबह। तो यहां 90 ईस्ट पे क्या हो रहा होगा? शाम, जब दोपहर का हुआ तब। बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे ही मेरिडियन पर बेस्ड कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लीजिए, ध्यान से समझ के, अगर ये बता दिए तो हम समझ गए कंसेप्ट क्लियर हो, ओके। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको कोशिश करिएगा। अब हम 180 को ले जा रहे हैं, ध्यान से सोच के बताइए, पोजीशन ध्यान से। ये 180 हो गया, 180 हो गया। अब इस पर खूब बढ़िया से पहले एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, आपको समय मिलेगा, क्योंकि अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का अभी, ओके। और पूरा समय मिलेगा 24 घंटे, फिर से 24 घंटे का समय मिलेगा, एक्सरसाइज किए रहिएगा। ये 180 हो गया, 180 के इस, और 0 कहां आ गया? हमारे हाथ की तरफ आ गया। अब 180 180 डिग्री देशांतर रेखा पर, मेरिडियन पर सूर्य, भाई दोपहर तो वहां भी होता होगा ना, सूर्य सीधा चमक रहा है, यानी दोपहर की स्थिति है, ओके। तो यहां आपको बताना है कि यहां 90 होगा ना, और यहां भी 90 होगा, ओके। तो 90 डिग्री, अब आपको बताना है कि किस, भाई एक तो तय हो गया कि यहां दोपहर है, तो 0 डिग्री जो दोपहर था वहां क्या हो गया? आधी रात, एक तो क्लियर हो गया। अब आपको बताना है कि सुबह का 6 बजा होगा कहां पे? सुबह का 6 कहां बजा होगा? हमारे तरफ 0 है, ध्यान में रखिएगा, हमारे तरफ 0 है, आधी रात है, और सुबह का 6 बजा है। तो किस देशांतर रेखा पर सुबह का 6 बजेगा? 90 ईस्ट या 90 वेस्ट? चलिए दो ऑप्शन में से चुनना है आप। किस किस देशांतर रेखा पर सुबह का 6 बजेगा? 90 ईस्ट या 90 वेस्ट? हमारे तरफ है ये, क्या बोलते हैं, 0 डिग्री, और ये हो गया 180, ये 180 हो गया। समझ के बताइएगा, नीटू 90 वेस्ट, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये आपको याद होगा, अभी हमारे हाथ में 0 है, ठीक ना, 0 है हमारे हाथ में, हम जिसको पकड़े हैं ये 0 है, और ये क्या है? 180 है, ओके।
अब देखिए नीतू का सही होता है, आप लोग का सही होता है या गलत होता है? आप लोग का क्या है? आप लोग ईस्ट बता रहे हैं, वेस्ट बता रहे हैं। अच्छा, उधर से नीतू का भी वेस्ट है। अब ध्यान से समझिए, ये जीरो है, जीरो है, और मैं आपकी तरफ ला रहा हूं। तो जीरो था, तो जीरो से दाहिने साइड वाला क्या था? ईस्ट। और जीरो से बाएं साइड वाला क्या था? वेस्ट। यानी हम यहां जहां ईस्ट था, ये मैंने अभी हाथ रखा हुआ, ठीक है ना, हम फिर आपकी पोजीशन में आ रहे हैं। अब ध्यान में रखिए, 90 पकड़ में एक आ चुका है, फिर से आइए, जीरो, और जीरो से यहां से लेके पीछे तक ये ईस्ट था ना, समझ आया ना? तो अगर ये जीरो है, उधर 180 है, तो हम हाथ 90 पर रख रहे हैं ना, कहीं आ रहेगी तो पकड़ में। अब हम इसी को कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आपको आपके सामने कर दिए, अब 180 को आपके सामने कर दिया, जीरो मेरे साइड में हो गया। तो हमारे हाथ के नीचे कौन था? ईस्ट था या वेस्ट था? ईस्ट था। हाथ के नीचे यहां पर कौन था? ईस्ट था ना, ईस्ट था। मेरी बात समझ में आ रही है फिर से? और पृथ्वी को जाना कैसे है? इसे घूमना है। इसका मतलब जो 90 ईस्ट था, ये सुबह था कि शाम था? ये, क्योंकि इसको ऐसे घूमना है तो सुबह वाली स्थिति है, तो 90 ईस्ट पर सुबह की स्थिति हो गई। प्रश्न यही था ना कि कहां सुबह होगी? फिर से बता दें, देखिए ये जीरो था, जीरो के इधर दोनों साइड में, यहां से ये जीरो से लेके इधर की तरफ और पीछे 180 तक, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, वेस्ट हेमिस्फीयर। और इस जीरो से लेकर इधर तक ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ईस्ट हेमिस्फीयर। एक 90 यहां है, एक 90 यहां है। हमने क्या किया कि इस 90 पर अपना हाथ रख दिया, अभी हम यही किए हुए हैं, और ये 90 ईस्ट है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं 180 डिग्री देशांतर पर, तो सुबह 6 कहां बजा होगा? 90 डिग्री ईस्ट पर। याद आ रहा है ना, समझ में आ गया? ये 90 ईस्ट पर हो गया है ना। नीतू का क्या था? हाँ, ओके, थैंक यू नीतू, सही सही आपने बताया। अब आप लोग को समझ में आ गया है ना? तो देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कंसेप्चुअल पढ़ने से ही समझ में आता है, रटने से नहीं आएगा। और हम चाहते हैं कि अपने क्लास के लड़के, जिससे आप लोग गलत कर दे रहे हैं, हाँ, नहीं तो ये भी सुनने में कंफ्यूजन हो रहा है, तो सुनना और समझना भी, मैं इसीलिए तो कई बार रिपीट कर रहा हूँ, ये भी जरूरी है। अब समझ में आएगा ना, है ना? तो चलिए, आज की एक्सरसाइज इतने ही तक इसको रखा जाए, और फिर हम लोग अब यहां से ये जो देशांतर आपने पढ़ लिया, अगला देशांतर के विषय में आपने सारी विशेषताएं भी नोट कर लिया, और इसको अगर समराइज कर दे तो मैं आपको बहुत ही समझ के रूप में बता दूं कि देशांतर, हमने क्या कहा कि देशांतर देशांतर कोणीय मूल्य होते हैं, लेकिन ये क्षैतिज रूप में मापे गए कोणीय मूल्य होते हैं, जो पृथ्वी के केंद्र पर मापे जाते हैं और विभिन्न अक्षांशीय तलों पर मापे जाते हैं। और विभिन्न अक्षांशीय तलों पर मापे जाने वाले सारे देशांतरों को, जो सारे देशांतर जब एक सीक्वेंस में होते हैं तो एक रेखा का निर्माण करते हैं, और उस रेखा को आप लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं, यानी देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा को हम मेरिडियंस कहते हैं। दो मेरिडियंस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम गोर कहते हैं। और इस तरह से देशांतर रेखाएं सभी की सभी सेमी सर्किल्स होती हैं, सभी पोल पर जाके कनेक्ट हो जाती हैं। विषुवत रेखा के मध्य उनकी दूरी मैक्सिमम होती है, और उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ जाने पर उनके मध्य की दूरी में कमी आती जाती है। ओके, ये बातें हो गई। अब अगली बात यह है कि जब किसी देशांतर रेखा को वृत्त का निर्माण करना हो, तब वो किससे मिलेगी? वो दूसरी किसी देशांतर रेखा के साथ मिलेगी, और जिस देशांतर रेखा के साथ मिलके वो कंप्लीट एक सर्किल बनाएगी, उसे उसका कोलम्बिचोस या सहदेशांतर कहा जाएगा। और इस तरह से 0 डिग्री का सहदेशांतर 180 होगा, 0 180 दोनों मिलेंगे आमने सामने, तब एक कंप्लीट सर्किल का निर्माण करेंगे, क्योंकि ये हाफ सर्किल ही होती है। ये हाफ सर्किल होती है, तो ये कंप्लीट सर्किल करेंगे। इसका मतलब कि कोई भी देशांतर किसी अन्य देशांतर के साथ मिलकर वो वृत्त का निर्माण कर सकती है, और जिसके साथ ये निर्माण करेगी उसको उसका कोलम्बिचोस
कहा जाएगा। तो हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज किया कि किसका कौन सा को लॉन्गिट्यूड हो सकता है, ये जरूर आपको ध्यान में रखना है, उसके फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। और लास्ट में मैंने एक अप्लाइड क्वेश्चन आपके सामने रखा कि जब टाइम को लेकर बात किया जाता है, तो यहाँ पर कुछ चूंकि 360 डिग्री, 1 डिग्री के इंटरवल पर 360 डिग्री पूरा वृत्त की पूरी वो बनती है, एंगल बनते हैं, और पूरी 360 हमारी देशांतर रेखाएं बनती हैं। तो इस तरह से पृथ्वी जब सूर्य के सामने से गुजरती है, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में उसको समय लगता है, और वो समय कितना लगता है, तो 4 मिनट लगता है। इस तरह से 15 देशांतर गुजर पाएगी तब 1 घंटा समय उसको लगेगा। तो इस तरह से पृथ्वी को घूमने में और इस तरह से एक स्थिति बनती है। यहीं पर मैंने आपसे पूछा कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, आधी रात्रि जैसी स्थितियां बनती हैं, तो इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वो प्रश्न आते हैं जैसे अभी आपने एक्सरसाइज में देखा, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो उन प्रश्नों के लिए हम लोग को थोड़ा सा कंसेप्चुअल होकर चलने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि अब तक सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो चुके होंगे, और अगले दिन आप थोड़ा सा इस पर एक्सरसाइज करके और आइएगा। मतलब जो भी आपको सोचना है, एटलस वगैरह सब देखो के आइएगा। और कल हम लोग अब आगे फिर से इसी टाइम पे जुड़ेंगे, अगले क्लास के लिए जुड़ेंगे, और वहां और ज्यादा आपके अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वहां पर हम लोग टाइम भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो टाइम हम लोग पढ़ेंगे। ओके।